Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri lesson 8 or class 8. Now we are going to study exercise question. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 8 कावेरी पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 चीफ की दावत के लिखित प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलते हैं। लिखित प्रश्न। पहला, रिटेन क्वेश्चंस, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। का है मिस्टर सामनाथ के घर थी, तो चीफ की दावत। का में रहेगा चीफ की दावत। खा प्रश्न है, उसमें है माँ को देखते ही कुछ की पत्नियां हंस दी, तो कुछ अफसरों की पत्नियां हंस दी। गा माँ तुम तो जानती हो हाथ मिलाया जाता है। दाया वह फुलकारी थी, जगह जगह से धागे टूट रहे थे, तो पुरानी फुलकारी का मतलब पुराने बॉर्डर बनाए गए विभिन्न प्रकार के रेशमी धागों से। सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को भर लिया। आलिंगन में भर लिया। तो चौथे प्रश्न का चीफ की दावत। खा में अफसरों, गा में दाया, गा में पुरानी और अंगा में आलिंगन। ये खाली स्थान में भरा जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। तालियों से पूरा घर गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तकारी है आपके पास? सामनाथ खुशी से झूम उठे, बोले बहुत कुछ है साहब। मैं आपको उन चीजों का एक सेट भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों की बनी हुई चीज नहीं मांग रहा, मैं पंजाबियों के घर में जो औरतें बनाती वह मांग रहा हूं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा आप फुलकारी की बात कर रहे हैं। फुलकारी क्या? साहब ने कहा, माँ साहब को कोई फुलकारी लाकर तो दिखाओ जरा। सामनाथ ने कहा, कोठरी से माँ कोई पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह में धागे टूट रहे थे। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, मैं आपको नई बनवा दूंगा। तो यहाँ तक ये गद्यांश है। तो उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तालियों के थमने पर साहब ने क्या इच्छा प्रकट की? पंजाब के गांव की दस्तकारी को जानने की इच्छा प्रकट की। पंजाब के गांव की दस्तकारी जानने की इच्छा प्रकट की। खा साहब की इच्छा सुनकर सामनाथ ने क्या कहा? साहब की इच्छा
सुनकर सामनाथ ने कहा कि मैं आपको उन चीजों का एक सेट भेंट करूंगा, मैं आपको उन कोष्ठ में दस्तकारी से संबंधित, यहाँ कोष्ठ बंद होगा, चीजों का एक सेट भेंट करूंगा। फुलकारी किसे कहते हैं? फुलकारी जो किनारों पर कढ़ाई की जाती है, जो किनारों पर कढ़ाई की जाती है उसे फुलकारी कहते हैं। आगे प्रश्न है कि उस फुलकारी की दशा कैसी थी? फुलकारी पुरानी थी, जगह जगह धागे टूट रहे थे। फुलकारी पुरानी थी, जगह जगह धागे टूट रहे थे। टूट रहे थे। इन शब्दों से विशेषण बनाइए। रुचि और पंजाब, रुचिकर और पंजाबी, रुचिकर और पंजाब से पंजाबी, रुचिकर रुचिपूर्ण या पंजाब से पंजाबी। ये हो गया इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो रुचि से रुचिकर और पंजाब से पंजाबी। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं पहला प्रश्न आपको पढ़ता हूँ। छीप की दावत के लिए क्या तैयारियां की गई? घर की खूब अच्छी तरह सफाई की गई। पहला प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ लघु उत्तरी। घर की अच्छी तरह सफाई की गई। कूड़ा करकट जो खराब चीजें थी उसको बेड के नीचे अलमारियों के पीछे छिपा दिया गया। सारी कुर्सियां बरामदे में लगा दी गई और जो फूलदान इत्यादि थे उन्हें व्यवस्थित कर दिया गया। ख प्रश्न है, छीप की दावत के समय मिस्टर सामनाथ ने मां के लिए क्या बंदोबस्त किया? छीप की दावत के समय मिस्टर सामनाथ ने मां को कहा कि आप सामने जो होता है यहाँ कुर्सी पर बैठे रहें और सोए ना। एक सफेद सलवार और कमीज पहन लें। अगर आप सोएंगे तो आपका खर्राटा दूर दूर तक सुनाई देगा, ये अच्छा नहीं होगा। बरामदे में पहुंचने पर सामनाथ क्यों ठिठक गए? बरामदे में पहुंचने पर सामनाथ अपनी मां को देखकर ठिठक गए और उनसे फिर बात करने पहुंच गए कि आप इस प्रकार पैर ऊपर करके कुर्सी पर मत बैठिए, नीचे कर लीजिए, हाँ आप सोएंगी नहीं, ऐसा कहा। फुलकारी बनाने में माँ ने असमर्थता क्यों जताई? फुलकारी बनाने में माँ ने असमर्थता इसलिए जताई कि अब वो वृद्ध हो चुकी थी, उनके हाथ उतने अच्छी तरह और आँख उतने अच्छे नहीं थे।
और उनमें पहले जैसी शक्ति का अभाव था। माँ के हरिद्वार जाने की इच्छा सुनकर सामनाथ ने क्या कहा और क्यों? माँ के हरिद्वार जाने की जब इच्छा उन्होंने सुनी तो कहा, माँ अब आप यही करोगी, हरिद्वार जाएंगी और यहीं पे रह करके आप फुलकारी क्यों नहीं बना देती? यदि ऐसा करती हैं तो हमारा प्रोन्नति हो जाएगी, हमारा तरक्की हो जाएगी, हमारा जो है हमारा अफसर हमसे प्रसन्न होकर के हमको ऊंचे ओहदे पर बैठा देगा। तो ये अपने स्वार्थ की बात के लिए उन्हें हरिद्वार जाने से रोक दिया। देखो उत्तर ये प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। श्यामनाथ की माँ के मन की व्यथा अपने शब्दों में लिखिए। श्यामनाथ की माँ की व्यथा अपने शब्दों में लिखना है, तो मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। श्यामनाथ की माँ वयोवृद्ध थी और आज के जो पुत्र और उनकी बधुएं हैं अपने सास इत्यादि वयोवृद्ध के पास न तो बैठना चाहती हैं न तो उनकी सलाह लेना चाहती हैं। एक दिन की बात है कि चीफ उनके घर आने वाले थे, दावत का व्यवस्था था, तो उनके बधू ने सोचा कि कहीं इनको पास के इनके सहेली के पास भेज दिया जाए जो वो भी वयोवृद्ध थी और वो रात भर वहीं रहेंगी। लेकिन सामनाथ ने उन्हें नहीं जाने दिया और कहा कि यहीं पे रहेंगी। पहले उन लोगों ने सोचा इस कमरे में रहेंगे, लेकिन उनकी माँ जब रहने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है कुर्सी पर बैठे रहना लेकिन सोना मत। माँ के मन की यह व्यथा थी कि जब इतना उपेक्षित हो गई हूँ, तो जब दावत समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा बेटा मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, मुझे हरिद्वार भेज दीजिए। लेकिन उनका पुत्र शायद उनके प्रेम से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से उनको रोका कि आप फुलकारी आप भी बना सकती हैं, बना दीजिए जिससे मेरी तरक्की हो जाए, मेरा साहब मेरा जो चीफ है मुझसे नाराज ना हो। तो कहानी के आधार पे मिस्टर श्यामनाथ का चित्रण कीजिए। तो मिस्टर श्यामनाथ आज के तरह ही, अब इनका चित्रण बताते हैं भूमिका प्रस्तावना। तो मिस्टर श्यामनाथ आज के छोटे अफसरों की तरह ही बाहर दिखावा में विश्वास रखते हैं और कुछ खिला पिला करके कुछ वस्तुएं प्रेजेंट करके उपहार में दे करके वो अपनी तरक्की चाहते हैं। और एक दिन चीफ को अपने घर बुलाते हैं, बड़ी आवभगत होती है और काफ़ी जो तैयारी होती है। इसमें चीफ से बड़े हंसी ठहाके में बातचीत होती है, लेकिन अपने माँ की परवाह नहीं करते, जिसके कारण वे यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसने अपने सारे गहने को बेच करके यहाँ तक पढ़ा दिया। हम उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं। पहला, स्वार्थी। दूसरा, बड़ों की इज्जत ना करना, अपने माँ का भी सम्मान ना करना। तीसरा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी, स्वार्थी हो गया, बड़ों का सम्मान ना करना। तीसरा, दिखावा, दिखावे में विश्वास रखना और माँ की वृद्धावस्था में उसकी परवाह न करना। तथा पांचवा उनकी प्रमुख विशेषता थी कि वो अपने पत्नी की बातों पर ज्यादा विश्वास करते थे, उसे खुश रखने के लिए अपने माँ को भी छोड़ने को तैयार थे। तो इन सब विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्यामनाथ एक नितांत ही स्वार्थी, पद का लोलुप, दिखावा वाला तथा बड़ों का सम्मान न करने वाला व्यक्ति था। मूल्य पर आधारित प्रश्न है कि तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ को क्या होगा? तो श्यामनाथ वो पाल पोष कर बड़ा करने वाली वृद्धा माँ उसे अड़चने लगने लगी। तो जो माँ इतना पाल पोष कर सारे गहने बेच कर अपने कष्ट सह करके अपने बेटों को पढ़ाया, उनको उस पद पर पहुंचा दिया, लेकिन पुत्र ने इसके जरा सा भी परवाह नहीं की। उसे माँ तो अब अड़चन लग रही थी, एक प्रकार से विघ्न बाधा लग रही थी। आदर्श बच्चे माता पिता के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, इसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए?
माता पिता और गुरु तीनों का ऋण हर व्यक्ति के पास होता है। प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में माता पिता ही भगवान होते हैं। वृद्धावस्था में उनका तो परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्र या जो कुछ भी है वह वृद्धावस्था में सहारे के लिए ही उनसे आशा रखते हैं। तो माँ जिनके पति नहीं थे वह पुत्र से ही सहायता की आशा करती थी, लेकिन पुत्र ने अपनी पत्नी आदि को तो महत्व दिया, लेकिन माँ को बिल्कुल अड़चन की तरह समझा। शायद ऐसा करना उसके लिए अच्छा नहीं था। शामनाथ को चाहे तरक्की मिले या ना मिले, माँ का सम्मान करना चाहिए। माँ के लिए तो लोग जान देने तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी नौकरी के लिए उसने अपने माँ को बाहर निकालना और उनकी बेइज्जती किया। तो आप आदर्श बच्चे में माँ और पिता के प्रति सम्मान की भावना हमेशा प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है। वह उनके लिए अपना कुछ भी परित्याग करने को तैयार रहते हैं। भाषा की समझ, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल। घर में उदासी छा गई। उपयुक्त पंक्ति में रंगीन शब्द उदासी भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से हम किसी प्राणी, वस्तु, स्थिति, भाव, दशा आदि का बोध करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं जैसे सुख, दुख, क्षमा, घृणा, प्रेम और सत्य। और दूसरा अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं से मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, चलना से चाल, चोर से चोरी आदि। भाववाचक संज्ञा शब्द चार प्रकार से शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से जैसे भाई से भाईचारा, मानव से मानवता, भिखारी से भी। सर्वनाम से जैसे स्व से स्वक, मन से ममता, अहं से अहंकार, अपना से अपनापन, अपनत्व। और क्रिया शब्दों से जैसे हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, पूजना से पूजा, पुकारना से पुकार आदि। और विशेषण से जैसे लालची से लालच, चतुर से चतुराई, कंजूस से कंजूसी आदि। नीचे दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो मीठा, मिठाई, और गंभीर, गंभीरता, गंभीरता, भोला से भोलापन, और बूढ़ा से बुढ़ाई, बचना से बचाव, बचाव, और पशु से पशुता, पशुत्व, पशुत्व, और चलना से चाल, चलना से चाल, और मुक्त से मुक्ति। ये भाववाचक संज्ञा। मीठा से मिठाई, गंभीर से गंभीरता, भोला से भोलापन, बूढ़ा से बुढ़ाई, बेचना से बुढ़ाई, बचना से बचाव, पशु से पशुता, और चलना से चाल, और मुक्त से मुक्ति। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शामनाथ तो उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी, बहुत व्यस्त थे, भगत में लगे हुए थे। तो ध्यानपूर्वक सुनना। और उसकी पत्नी कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। इन वाक्यों में रंगीन शब्द में समुच्चय बोधक हैं। और की जो अभिकारी शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और तथा की, किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, तथापि, यद्यपि, इसलिए, यदि, तो आदि समुच्चय शब्द हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर में समुच्चय बोधक शब्द भरिए। वे अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी परंतु न जा सकी। तो यहाँ पर परंतु भरा जाएगा। साहब ने धन्यवाद किया, खाने की मेज की ओर मुड़ गए। धन्यवाद किया और
खाने की मेज की ओर मुड़ गए। यदि साहब खुश होकर गए तो तरक्की हो जाएगी। माँ की आंखें कमजोर हो गई थी। बेटे की खुशी के लिए फुलकारी फिर भी तथापि बेटे की खुशी के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार थी। माँ की आंखें कमजोर हो गई थी, फिर भी बेटे की खुशी के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई थी। अंगह माँ को हिला कर उठा देना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे, क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। तो ये रहा समुच्चय बोधक सर्वनाम अव्यय का प्रयोग। निम्नलिखित गद्यांश को अवैध विराम चिन्ह लगाइए। तो 5:30 बज चुके थे। पूर्ण विराम अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी तैयार होना था। पूर्ण विराम वे एक बार फिर माँ को हिदायत देने आ गए। पूर्ण विराम माँ रोज की तरह गुपचुप बैठी रहना। पूर्ण विराम अगर साहब अचानक आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। कामा मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे यहाँ इन्वर्टेड कामा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं मैं क्या बात करूँगी, कामा और तुम ही कह देना कि माँ अनपढ़ है। पूर्ण विराम कुछ जानती समझती नहीं और ये पूर्ण विराम हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। निम्नलिखित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। चिता और चिंता। चिता जो जलने वाली लकड़ियों से बना हुआ होता है, जहाँ पे जलाया जाता है। चिंता मतलब किसी बात को सोचना। आदि बहुत सी चीजें। आदि किसी चीज का अभ्यस्त होना। कॉफी बहुत अधिक, कॉफी पीने वाली कॉफी। जरा थोड़ा, जरा जो होता है कण। तो ये है इसके चौथे प्रश्न के उत्तर। नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग रूप बताइए। माँ शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। पिता, औरत, पुरुष, पत्नी, पति, बुढ़िया, बूढ़ा। तो ये रहे पुल्लिंग शब्द। संकेतों के आधार पर पहली को पूरा कीजिए। अतिथि का पर्याय मेहमान, नमस्ते का पर्याय नमस्कार। एक महीना जिसमें रोजा रखते हैं, एक महीना जिसमें रोजा रमजान। जिसे किसी स्थान पर कड़ी निगाह रखी गई और बाहर जाने की आन हो तो नजरबंद। दया के योग्य दैनिक। तो ये रहा इसके पाठ। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। शेष अगले दिन।